नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ, जहां रेलवे यात्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ा तोहफा, जहां देश भर में 103 अमृत स्टेशन का जो है अब उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जाएगा। यूपी के 19 स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास आधुनिकीकरण किया जाएगा। बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, स्वामीनारायण छपिया का उद्घाटन होगा। बैलानी, गोला, गोकर्णनाथ, रामघाट, हाल को सौगात मिलने वाली है। इज्जत नगर, बरेली सिटी, उजानी में अमृत स्टेशन बनाए जाएंगे। हाथरस सिटी, सुरेबनपुर, बिजनौर का उद्घाटन होगा। तो सहारनपुर, फतेहाबाद, गोवर्धन को सौगात मिलेगी। ईदगाह, आगरा जंक्शन, पोखराया, गोविंदपुरी, करछना भी इसमें शामिल है। तो कुल मिलाकर विकास को और ज्यादा तेजी अब मिलती हुई नजर आएगी, जहां पर बड़ी सौगात मिलने जा रही है जनता को, जिससे विकास और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बीकानेर के दौरे पर हैं। बीकानेर में प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित देशनोक स्टेशन का उद्घाटन किया और बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। वे 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित उन्होंने किया है। और राजस्थान की धरती, प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है। हमारे देश की सड़कें आधुनिक हो, हमारे देश के एयरपोर्ट आधुनिक हो, हमारे यहां रेल और रेलवे स्टेशन आधुनिक हो, इसके लिए पिछले 11 साल में अभूतपूर्व गति से काम किया गया है। आप कल्पना कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन कामों पर देश पहले जितना पैसा खर्च करता था, आज उससे 6 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। 6 गुना ज्यादा। आज भारत में हो रहे इन विकास कार्यों को देखकर दुनिया भी हैरान है। आप उत्तर में जाएंगे तो चिनाब ब्रिज जैसा निर्माण देखकर लोग हैरान हैं। पूर्व की तरफ जाएंगे तो अरुणाचल की सेला टनल, असम का बोगीबिल ब्रिज आपका स्वागत करते हैं। पश्चिम भारत में आएंगे तो मुंबई में समंदर पर बना अटल सेतु नजर आएगा। सुदूर दक्षिण में देखेंगे तो पंबन ब्रिज मिलेगा, जो अपनी तरह का देश का पहला ब्रिज है। साथियों, आज भारत अपनी ट्रेनों के नेटवर्क को भी आधुनिक कर रहा है। ये वंदे भारत ट्रेनें, अमृत भारत ट्रेनें, नमो भारत ट्रेनें, ये देश की नई गति और नई प्रगति को दर्शाती है। अभी देश में करीब 70 रूट पर वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। इससे दूर सुदूर के इलाकों में भी आधुनिक रेल पहुंची है। बीते 11 साल में सैकड़ों रोड ओवरब्रिज और रोड अंडरब्रिज का निर्माण किया गया है। 34,000 किलोमीटर से ज्यादा के
नए रेल ट्रैक बिछाए गए हैं। अब ब्रॉडगेज लाइनों पर मानव रहित क्रॉसिंग वो बात इतिहास बन चुकी है, खत्म हो चुकी है। हम मालगाड़ियों के लिए अलग से स्पेशल पटरियां, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम भी तेजी से पूरा कर रहे हैं। देश के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और इन सबके साथ ही हम एक साथ देश के करीब 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिक बना रहे हैं। साथियों, आधुनिक हो रहे इन रेलवे स्टेशनों को देश ने अमृत भारत स्टेशन का नाम दिया है। आज इनमें से 100 से अधिक अमृत भारत स्टेशन बनकर के तैयार हो गए। सोशल मीडिया पर भी लोग देख रहे हैं कि इन रेलवे स्टेशनों का पहले क्या हाल था और अब कैसे इनकी तस्वीर बदल गई है। साथियों, विकास भी, विरासत भी, इस मंत्र का इन अमृत भारत रेलवे स्टेशनों पर उसका नजारा साफ साफ दिखाई देता है। ये स्थानीय कला और संस्कृति के भी नए प्रतीक है। जैसे राजस्थान के मांडलगढ़ रेलवे स्टेशन पर महान राजस्थानी कला संस्कृति के दर्शन होंगी। बिहार के थावे स्टेशन पर मां थावे वाली के पावन मंदिर और मधुबनी चित्रकला को दर्शाया गया है। मध्य प्रदेश के ओरछा रेलवे स्टेशन पर आपको भगवान राम की आभा का एहसास होगा। श्रीरंगम स्टेशन का डिजाइन भगवान श्री रंगनाथ स्वामी जी के मंदिर से प्रेरित है। गुजरात का डाकोर स्टेशन रणछोड़राय जी से प्रेरित है। तिरुवन्नामलई स्टेशन द्राविड़ वास्तुकला के अनुसार डिजाइन किया गया है। बेगमपट स्टेशन पर आपको काकतीय साम्राज्य के समय का आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। यानी हर अमृत स्टेशन पर आपको भारत की हजारों साल पुरानी विरासत के दर्शन भी होंगे। ये स्टेशन हर राज्य में टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के माध्यम बनेंगे, नौजवानों को रोजगार के नए मौके देंगे और मैं उन शहर के नागरिकों को, रेलवे में यात्रा करने वाले पैसेंजर से प्रार्थना करूंगा, ये सारी संपत्ति के मालिक आप हैं। कभी भी वहां गंदगी न हो, इस संपत्ति का नुकसान न हो, क्योंकि आप उसके मालिक हैं। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो पैसा सरकार खर्च करती है, वो रोजगार भी बनाता है, व्यापार कारोबार भी बढ़ाता है। जो हजारों करोड़ रुपए सरकार लगा रही है, ये पैसा मजदूर की जेब में जा रहा है, ये दुकानदार को मिल रहा है, दुकान और फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को मिल रहा है। रेत, बजरी, सीमेंट, ये सारी चीजें ढोने वाले ट्रक, टेम्पो चलाने वालों को भी
इससे फायदा होता है। और जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है तो फिर अनेक गुना और फायदे होते हैं। किसान की उपज कम कीमत में बाजार तक पहुंचती है, वेस्टेज कम होती है, जहां सड़कें अच्छी होती हैं, नई ट्रेनें पहुंचती हैं, वहां नए उद्योग लगते हैं, पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलता है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगने वाले पैसे से हर परिवार का, खास तौर पर हमारे नौजवानों का सबसे अधिक फायदा होता है। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हो रहा है उसका हमारे राजस्थान को भी बड़ा लाभ मिल रहा है। आज राजस्थान के गांव-गांव में अच्छी सड़कें बन रही हैं, बॉर्डर के इलाकों में भी शानदार सड़कें बन रही हैं। इसके लिए बीते 11 साल में अकेले राजस्थान में करीब 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। राजस्थान में रेलवे के विकास के लिए भी। तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जहां पर तमाम उपलब्धियां उनकी ओर से गिनाई गई, किस तरीके से उनके राज में जो है विकास को एक नई गति मिलती हुई नजर आई और किस तरीके से आने वाले समय के लिए क्या कुछ उनका विजन है, किस तरीके से भारत को आगे विकास की राह पर अग्रसर करना है और कैसे भारत विकासशील से विकसित भारत तक का जो सपना देखता है उसे साकार करना है। क्योंकि जिस तरीके से 2047 का विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के सामने जब पेश किया तो इसमें हर एक फैक्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और रेलवे का विकास इसमें एक ऐसा फैक्टर है जो कि बहुत ज्यादा योगदान देगा। इसके जरिए लोगों का विकास होगा, कनेक्टिविटी जब बढ़ती है तो इससे रोजगार बढ़ता है और तमाम चीजें इससे विकसित होती हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जब ये बड़ी सौगात जनता के लिए पेश की गई है तो जनता के लिए भी आज का दिन बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि जनता के विकास के लिए, उत्थान के लिए जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से करते हुए नजर आते हैं वो कहीं ना कहीं अब सच साकार होती हुई नजर आ रही है। और इसी क्रम में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे, तमाम बातें उनकी ओर से इस दौरान कही गई कि किस तरीके से रेलवे का विकास किया जा रहा है और एकाएक काम जो है किए जा रहे हैं। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय संगोष्ठी 2025 का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा राष्ट्रीय संगोष्ठी 2025 का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से संबोधित भी किया। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। बात का आश्वासन हमें चाहता है और आप तो जानते हैं, इस बात का आश्वासन चाहता है कि अगर तो आपने सीएम योगी आदित्यनाथ को हमने आपको सुनवाया। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से भी ये बात कही गई है कि देखिए उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जिस तरीके से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना उत्तर प्रदेश का हर एक रहवासी जो है देखता है, तो उसे भी सच साकार करने के लिए एकाएक कार्य किए जा रहे हैं। एकाएक विकास की ओर उत्तर प्रदेश जो है बढ़ता हुआ इस समय नजर आ रहा है, क्योंकि आपने देखा है कानून व्यवस्था में एक ऐसा बदलाव बीते समय में हमने देखा है। जब से सीएम योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली है तब से कानून व्यवस्था की बेहतरी के लिए एकाएक कदम उठाए गए हैं, चाहे वो तबादलों की बात की जाए या फिर उन माफियाओं पर नकेल कसने का काम किया जाए जो कि एक समय पर खुले घुमा करते थे, लोगों में खौफ था। लेकिन आज के समय रात में भी महिलाएं जो है बाहर निकल रही हैं। महिलाओं के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट बनाने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया को इस बात के लिए आश्वस्त किया कि 2070 तक भारत नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने का काम केवल सरकार के स्तर पर नहीं, बल्कि हम सबके सामूहिक प्रयास से जब एक कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे तो इसके परिणाम हमारे सामने देखने को मिलेंगे। खासतौर पर आप देखते होंगे इन सभी बातों को लेकर के मैं इस बात को मानता हूं कि जो व्यक्ति प्रकृति के जितने अधिक नजदीक रहेगा
वह उतना ही अपने को स्वस्थ महसूस करेगा। और आज इसके बहुत सारे अच्छे प्रयास हमारे स्तर पर हो सकते हैं। कैसे हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं, और इन कार्यक्रमों को लेकर के ही उत्तर प्रदेश का जो हमारा बायोडायवर्सिटी बोर्ड है, उसने भी इन चीजों को लेकर के एक नए अभियान को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम को, जिसे लेकर के आज नेशनल सेमिनार भी यहां पर आयोजित किया गया है, जिसका विजन ही इस बात को लेकर के है कि हम लोग इस अवसर पर एक हार्मोनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी प्रकृति और सतत विकास में समन्वय, एक सामंजस्य कैसे हम बना सकें। आप देख रहे होंगे, यानी हमें प्रकृति के साथ, पर्यावरण केवल मनुष्य नहीं है, जीव नहीं है, जीव जंतु और वहां की भौगोलिक और स्थानीय पारिस्थितिकी, इन सबको मिलाकर के जो एक उस वहां की जो एक वातावरण बनता है, वो अपने आप में पर्यावरण कहलाता है। यानी प्रकृति और पुरुष का एक समन्वित जो रूप है, वही पर्यावरण है। लेकिन उसमें समन्वय बनाने का काम किस रूप में हो सकता है? आज हम लोग देखते हैं, हर कार्य के लिए हम लोग सरकार पर निर्भर होते हैं। आप याद करिए, पहले प्राचीन समय में हम लोग इस बात को देखते थे हर गांव में, और ये राजस्व संहिता का हिस्सा भी होता था। हर गांव में खलिहान की भूमि होती थी, लोग खेतों में आग नहीं लगाते थे। यानी फसल कटने के बाद पराली का व्यवस्थित प्रबंधन किस रूप में होता था, ये हम सबके संज्ञान में है। हम सब जानते हैं, प्राचीन यानी आज से कम 35-40 वर्ष पहले लोग इस बात को लेकर के बहुत आग्रही हुआ करते थे। गांव में खाद का गड्ढा भी एक होता था, जिसकी नौयत चेंज नहीं होती थी। खाद का गड्ढा है तो खाद का गड्ढा है। गांव का जितना भी सॉलिड वेस्ट होता था, उसको लोग वहां खाद के गड्ढे में डालते थे, और फिर साल भर में जब कंपोस्ट होता था, फिर उसको वहां से निकाल करके अपने खेतों में उसको डाल देते थे। कंपोस्ट के रूप में गांव के अपने खेत में किसान उसका उपयोग करता था, गांव के लोग अपने खेतों में करते थे। अगली बार के लिए गड्ढा तैयार हो जाता था। हर गांव में तालाब होता था। तालाब में गांव की नालियों का पानी नहीं जाता था। तालाब गांव में स्वच्छता के प्रतीक होते थे। लोग उस जल को, बाहर का तालाब होता था तो गाय भैंस से भी उसका पानी पीते थे, लोग कपड़ा भी धो लेते थे। समय पर जैसे जैसे सुविधा बढ़ती गई, हमने गांव के खाद के गड्ढे को भी कब्जा करवा दिया। खलिहान की भूमि पे कब्जा हो गया, गौचर भूमि पे भी कब्जा हो गया, और गांव के तालाब को हम लोगों ने गांव के ड्रेनेज को उड़ेलने का एक माध्यम बना दिया। इसने नई नई बीमारियां भी दी। तमाम प्रकार की नई बीमारियां, इंसेफ्लाइटिस वहीं से शुरू होता है। मच्छर होंगे तो उस मच्छर से मलेरिया भी फैलेगा, उस मच्छर से तमाम प्रकार की अन्य बीमारियां भी उसके माध्यम से फैलेंगी। यानी स्वयं मनुष्य के द्वारा अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए जो रणनीति अपनाई गई, वो स्वयं उसके लिए कैसे आत्मघाती सिद्ध हो रही है, ये आप देख सकते हैं। और इसीलिए आज हम इन बातों पर जरूर विचार करें कि क्या हर कार्य के लिए सरकार पर ही निर्भर रह करके हम कर सकते थे। पहले गांव तो आत्मनिर्भर हुआ करते थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की बात की। एक ग्राम स्वराज का एक मॉडल था हमारा गांव। विवाद नहीं थे, गांव के लोग मिल बैठ करके पंचायत पंच परमेश्वर के सामने उन समस्याओं का समाधान करते थे। तालाब की भूमि आरक्षित होती थी, खलिहान की भूमि आरक्षित होती थी, गौचर की भूमि आरक्षित होती थी,
खाद का गड्ढा आरक्षित होता था। गांव का पूरा सॉलिड वेस्ट खाद के गड्ढे में जाएगा, फसल खलिहान में आएगी, गौचर भूमि गाय के चराने के लिए उपयोग में आएगी। कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उस पर काबिज नहीं हो सकता था। और गांव में हर व्यक्ति ने या तो अपना सोख्ता बना के रखा हुआ था या फिर गांव की नाली गांव के बाहर कहीं जाकर के दूर उसको बहा दिया जाता था। आवश्यकता भी कम थी। लोग प्रकृति की पूजा करते थे, जल स्रोत की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश और विदेश में कोविड-19 के ताजा उप वेरिएंट JN1 से संबंधित वैश्विक और राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए यूपी की योगी सरकार ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक राज्य में कोविड संक्रमण की स्थिति कर एक समीक्षा उनकी ओर से की गई। इस बैठक में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन और अन्य संबंधित अधिकारियों को अलर्ट मोड में काम करने के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बैठक में स्पष्ट किया कि भले ही वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कोविड संक्रमण का कोई भी वेरिएंट नहीं है या कोई भी इसको लेकर चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम सतर्कता बरतने की जरूरत है और इसी को लेकर दिशा निर्देश उनकी ओर से जारी किए गए हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, आपको बता दें, जहां आंधी, बारिश, ओलावृष्टि पर सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को राहत बचाव के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर सर्वे करें, ये सीएम की ओर से कहा गया है। जनहानि, पशुहानि होने पर राहत राशि वितरित की जाए, घायलों को समुचित उपचार उपलब्ध कराया जाए, प्राथमिकता पर जल निकासी की व्यवस्था कराई जाए। तो कुल मिलाकर बारिश और ओलावृष्टि को देखते हुए तमाम दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जारी किए गए ताकि आम जनमानस को कोई भी दिक्कत यहां पर ना हो। जल निकासी से लेकर तमाम व्यवस्थाओं को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। घायलों का समुचित उपचार हो, प्राथमिकता पर जल निकासी को रखा जाए, यानी कहीं पर भी जल भराव ना होने पाए, इसका खासा ध्यान रखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है। और बीते दिन जिस तरीके से आंधी और बारिश हुई है, जगह जगह तस्वीरें सामने आई हैं, भारी नुकसान की तस्वीरें हैं, जहां पर कई रास्तों पर पेड़ गिर गए, भारी आंधी जो है, तेज हवाएं चल रही थी, जिसको लेकर अब तैयारी की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि कहीं पर भी जल भराव की स्थिति ना बनने पाए, जल निकासी को लेकर व्यवस्थाएं पहले से की जाएं, तमाम दिशा निर्देश उनकी ओर से जारी किए गए। इसी के साथ जो घायल हैं उनके लिए उपचार उपलब्ध कराया जाए, इसी क्रम में ये तमाम दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जारी किए गए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से ही, जहां यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी अब शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियों का आगाज कर दिया है। पंचायत चुनाव जनवरी-फरवरी 2026 में होंगे, ये संभावना जताई जा रही है। और 57,691 ग्राम पंचायतें, 826 ब्लॉक, 75 जिला पंचायतें, राज्य निर्वाचन आयोग ने ई टेंडर जारी कर दिए हैं। 67 जिलों में मत पेटिकाओं की आपूर्ति के लिए ई टेंडर जारी किए गए हैं। तो कुल मिलाकर अब पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने कमर कसना शुरू कर दिया और तैयारियों का आगाज अब हो चुका है। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल से घुसपैठ की फिराक में पाकिस्तान, बांग्लादेशी बहराइच और श्रावस्ती बलरामपुर में सीमा पर अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि जो तमाम सटे हुए इलाके हैं नेपाल से, वहां पर पहले से ही अतिक्रमण को हटाने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशानुसार किया जा रहा था। और इस बीच सुरक्षा एजेंसी के अनुसार करीब 37 यहाँ पर लोग जो है दाखिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। बौखलाहट जो है पाकिस्तान की साफ नजर आ रही है। नेपाल से पाकिस्तान जो है घुसपैठ करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन पहले से तैयारी यहाँ पर की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से सिख समुदाय के बड़े पैमाने पर ईसाई धर्म में धर्मांतरण की खबर सामने आई है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का दावा है कि अब तक करीब 3000 सिखों का धर्म परिवर्तन हो चुका है। धर्मांतरण चंगाई प्रार्थना सभाओं और लालच के जरिए कराया जा रहा है। पूरनपुर क्षेत्र के सिख बहुल गांवों से स्थानीय गुरुद्वारों ने पुलिस में शिकायतें दर्ज कराई हैं। आरोप है कि नेपाल के पास्टर सीमावर्ती गांव में आकर ये धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है।
इस घटनाक्रम से सिख संगठनों में भारी रोष है और प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से यूपी में 3 पीपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। विशाल पांडे एएसपी बलरामपुर बनाए गए हैं, तो तबादले की खबर सामने आई है। विशाल पांडे एएसपी बलरामपुर बने हैं, तो वहीं योगेश कुमार एडीसीपी कानपुर कमिश्नरेट बनाए गए हैं। इंदु सिद्धार्थ एएसपी क्राइम मुजफ्फरनगर बनी है। तो यूपी में 3 पीपीएस अफसरों के तबादले यहां पर किए गए हैं और एकाएक इन तबादलों का मतलब ये कि कानून व्यवस्था को और ज्यादा सजग और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं और 3 अफसरों के तबादले की ये खबर सामने आई है। और इस बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।